लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। आज का अखबार उठाइए। दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक हेडलाइन एक ही है, अमेरिका अब इजराइल ईरान की जंग में कूद पड़ा है। सवाल ये है कि क्या इससे शांति आएगी या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। आज के अखबारों में विश्लेषण की भरमार है, कहीं चिंता है, कहीं चेतावनी और कहीं खुला विरोध। द न्यूयॉर्क टाइम्स की लीड रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका अब इजराइल की जंग में खुलकर कूद चुका है। कल अमेरिकी फौजों ने ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकानों इस्फान, नतान और फोर्डो पर बमबारी की। पेंटागन का दावा है कि हमला काफी गंभीर नुकसान पहुंचा गया, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह तबाह कर दिए गए हैं। हालांकि खुद अमेरिकी अधिकारी मान रहे हैं कि कुछ परमाणु उपकरण पहले से ही हटा लिए गए थे और फोर्डो जैसे किलेबंद ठिकाने शायद पूरी तरह नष्ट नहीं हुए। ईरान के विदेश मंत्री ने इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि इससे कूटनीतिक हल की कोशिशें कमजोर हुई हैं। आम ईरानी नागरिक डरे हुए हैं, गुस्से में हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने इस हमले को गलत बताया है, तो कुछ ने संयम बरतने की अपील की है। अब दुनिया की नजर इस पर है कि ईरान कैसे पलटवार करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि इस हमले के बाद ईरान के भीतर ये आवाज और तेज हो सकती है कि अब तो परमाणु हथियार बनाना ही एकमात्र रास्ता है। अल जजीरा की लेखिका बेलन ने अपने लेख में साफ साफ कहा है कि जब अमेरिका ने ईरान पर बम गिराया तो हथियार लॉबी ने जश्न मनाया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने अपने फायदे के लिए किया है। ट्रंप को हीरो बनना था, नेतन्याहू को गजा में चल रहे नरसंहार से दुनिया का ध्यान हटाना था और हथियार बेचने वाली कंपनियों को मुनाफा चाहिए था। बेलन सवाल करती हैं, जो अमेरिका वियतनाम, इराक और लैटिन अमेरिका में नरसंहार कर चुका है, वही ईरान को खतरा बता रहा है। जो इजराइल खुद परमाणु हथियार रखता है और एनपीटी पर साइन तक नहीं करता, वो ईरान पर परमाणु खतरे का इल्जाम लगा रहा है। लेख में ये भी याद दिलाया गया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम सबसे पहले अमेरिका समर्थित तानाशाह शाह के दौर में शुरू हुआ था। उसी दौर में जब जनता को दबाया गया और अमेरिका से हथियार खरीदे गए। अब उसी तेहरान में 23 साल की कवयित्री परनिया अब्बासी जैसे सैकड़ों आम लोग मारे गए हैं, लेकिन अमेरिकी मीडिया इसे बहुत सफल हमला बता रहा है। नेतन्याहू ने कहा इस हमले से इतिहास बदलेगा। बेलन का जवाब है, इतिहास नहीं बदला, बस युद्ध को फिर से मुनाफे का धंधा बना लिया गया है। कुल मिलाकर अल जजीरा का यह लेख युद्ध की आड़ में चल रही राजनीति, मीडिया की चुप्पी और हथियार कारोबार के गठजोड़ पर तीखा सवाल उठाता है और ये भी याद दिलाता है कि सबसे जरूरी है सवाल पूछना, ना कि सिर्फ बम की आवाज सुनना। द टेलीग्राफ के अनुसार अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख ठिकानों पर बमबारी करके खुद को सीधे इस्राइल की जंग में शामिल कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस कार्रवाई को बहुत सफल बताया और उल्टा ईरान से शांति की मांग कर डाली। अखबार ने इसे जबरदस्ती की शांति कहा, जिसमें हमलावर खुद ही पीड़ित से बातचीत की शर्तें तय करता है। लेख में चेतावनी दी गई है कि इस हमले से ईरान पीछे नहीं हटेगा, बल्कि उसका जवाब और तीखा हो सकता है, जैसे अमेरिका के ठिकानों पर हमला करना या होर्मुज को बंद करना, जिससे दुनिया भर का तेल प्रभावित हो सकता है। ये भी आशंका है कि ईरान अब परमाणु अप्रसार संधि से बाहर हो सकता है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ेगा। लेख ये भी बताता है कि ट्रंप और नेतन्याहू के इस कदम से ईरान में आम जनता, विपक्ष और निर्वाचित आलोचक सभी एकजुट हो गए हैं और अमेरिका विरोधी भावना और गहरा गई है। नेतन्याहू को फिलहाल फायदा है, गाजा पे हो रहे हमलों से ध्यान हट गया और घरेलू विरोध भी थम गया, लेकिन दीर्घकाल में इजराइल का अकेलापन और असुरक्षा बढ़ेगी। अंत में द टेलीग्राफ कहता है, चाहे ट्रंप खुद को युद्ध विरोधी कहते रहें, लेकिन इस हमले के बाद उनकी छवि पूरी तरह खत्म हो गई है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में अमेरिका को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा किया है। लेख साफ कहता है कि ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका ने कूदकर हालात और बिगाड़ दिए हैं। 3 परमाणु ठिकानों पर बम गिराने के बाद अमेरिका शांति की बातें कर रहा है। ये सीधा दोहरा मापदंड है। अखबार कहता है, अगर अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानता है, तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी यही बनती है कि वो युद्ध नहीं, शांति को बढ़ावा दे। लेकिन अभी जो हो रहा है वो इसके ठीक उलट है। अमेरिका का हमला सिर्फ ईरान ही नहीं, पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। लेख ये भी साफ करता है कि भारत जैसे देशों के लिए हालात और भी नाजुक हैं। अगर खाड़ी में हालात और बिगड़े तो न तेल बचेगा, न व्यापार, और लाखों भारतीयों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा।
अंत में अमर उजाला साफ शब्दों में कहता है, अमेरिका अपने फायदे के लिए हमला कर सकता है, लेकिन अगर ये वाकई महाशक्ति है तो उसे अब आगे बढ़कर इस आग को बुझाने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, वरना नुकसान सबका होगा। द गार्जियन में लेखिका सैली रूनी लिखती हैं, 23 लोगों की हत्या और एक हवाई जहाज पर स्प्रे पेंट। ब्रिटेन की सरकार इनमें से किसे आतंकवाद कहती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। 20 जून को गजा में एक राहत केंद्र पर इजरायली गोलीबारी में 23 फिलिस्तीनी मारे गए। उसी दिन ब्रिटेन के कुछ कार्यकर्ता RAF एयरबेस में घुसे और 2 सैन्य विमानों पर विरोध स्वरूप रंग छिड़का। 2 घटनाएं एक में जानी गईं, दूसरी में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन अब ब्रिटिश सरकार कह रही है स्प्रे पेंट करने वाला संगठन पैलेस्टीन एक्शन को आतंकवादी घोषित किया जाएगा। लेखिका को आशंका है कि अगर ऐसा हुआ तो इस संगठन के पक्ष में बोलना एक अपराध माना जाएगा। सिर्फ समर्थन देने पर भी 14 साल तक की जेल संभव हो सकती है। इस फैसले के बाद संपत्ति को नुकसान पहुंचाना तो आतंकवाद कहलाएगा, लेकिन इंसानी जान लेना शायद नहीं। सैली इस बात पे जोर देती हैं, अगर जनसंहार को सुरक्षा नीति और विरोध को आतंकवाद कहा जाने लगे तो लोकतंत्र और नैतिक विवेक दोनों खतरे में आ सकते हैं। पैलेस्टीन एक्शन कोई हथियारबंद समूह नहीं है, उन्होंने कभी किसी की जान नहीं ली। उनका विरोध का तरीका भले ही कानून तोड़ता हो, लेकिन उसका मकसद इन नीतियों के खिलाफ बोलना है जो गजा में बच्चों और आम नागरिकों की जिंदगी छीन रही है। लेख का सबसे अहम सवाल यही है, जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन काम ना करे तब लोकतांत्रिक संस्थाएं जवाबदेही से पीछे हट जाएं, तब एक संवेदनशील नागरिक क्या करे? क्या चुप रह जाना ही अब एकमात्र वैध विकल्प बचा है? सैली रूनी अंत में साफ लिखती हैं, मैं इस संगठन का समर्थन करती हूँ और करती रहूंगी, चाहे उसे अपराधी क्यों ना मान लिया जाए। पीपल्स डेली में जिम्बाब्वे के राजनीतिक विश्लेषक डेरेक गोटो का लेख कहता है कि अफ्रीका के सामने आज असली सवाल ये है, क्या वो अपनी संप्रभुता की कीमत पर पुराने पश्चिमी देशों में उलझा रहेगा, या वो एक ऐसे साझेदार के साथ आगे बढ़ेगा जो बराबरी और इज्जत से बात करता हो। डेरेक इस लेख में 2 बयानों का जिक्र करते हैं। अमेरिका कहता है विदेशी मदद तभी देंगे जब वो हमारे हित में हो। चीन कहता है साझेदारी समानता और इज्जत के आधार पर होनी चाहिए। लेख के मुताबिक ये 2 वाक्य ही बता देते हैं कि अफ्रीका को अब किस रास्ते पर चलना है। अमेरिका की सोच साफ है, मदद दो लेकिन शर्तों के साथ, और वो शर्तें ऐसी होती हैं जो अफ्रीका की नीतियों को झुका देती हैं। अफ्रीकन डेवलपमेंट की बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 2015 से 2023 के बीच पश्चिमी देशों की 65% मदद शर्तों के साथ आई, और वो शर्तें अक्सर अफ्रीका की जरूरतों से नहीं बल्कि वॉशिंगटन या ब्रुसेल्स की मर्जी से तय होती थी। दूसरी ओर चीन की नीति है संप्रभुता का सम्मान, बिना शर्त साझेदारी। चीन बिना शर्त निवेश करता है, जैसे जिम्बाब्वे में बिजली और बुनियादी ढांचे में किया। लेख की सीधी बात है, अफ्रीका अब केवल मदद लेने वाला नहीं रहना चाहता, वो बराबरी का भागीदार बनना चाहता है। ये वक्त है जब अफ्रीका को चुनना है कि वो अपने भविष्य के लिए किसके साथ खड़ा होगा, उस साझेदार के साथ जो उसे बराबरी से देखता है, या उस ताकत के साथ जो उसे बस एक मोहरा मानती है। डॉन में छपे एक खास लेख से पाकिस्तान की FATF से बच निकलने की कहानी समझ आती है। जरा सोचिए, अगर दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतें मिलकर कहें कि आप आतंकियों को पैसा दे रहे हैं, तो फिर आपके देश पर विदेशी कर्ज मिलना मुश्किल हो जाएगा। इससे व्यापार रुक जाएगा और आपकी पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। यही हाल पाकिस्तान का हुआ था। कुछ साल पहले एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। मतलब ये कि दुनिया भर की निगाह उस पर टेढ़ी हो गई। क्या पाकिस्तान अपने यहाँ से आतंकवाद को पैसा जाने दे रहा है? भारत ने भी कोशिश की थी कि पाकिस्तान फिर से इस लिस्ट में चला जाए, खासकर हाल के भारत पाक तनाव के बाद, जब माहौल गर्म था, लेकिन इस बार कहानी उल्टी हो गई। डॉन की रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान पहले से तैयार था। अमेरिका, चीन, तुर्की और कई खाड़ी देशों ने उसका साथ दिया। पाकिस्तान ने न सिर्फ आतंकियों के खिलाफ कानून बनाए, बल्कि कई एजेंसियों को मिलाकर एक नई निगरानी संस्था बनाई ताकि दुनिया को दिखा सके कि वो अब गंभीर है। लेखक बताते हैं कि अभी पाकिस्तान सुरक्षित जोन में है, कम से कम अक्टूबर तक, जब अगली मीटिंग होगी। लेकिन उसे हर वक्त सतर्क रहना होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियम हर साल बदलते हैं। और हाँ, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सबक यही है, कानून बनाकर नहीं, उन्हें ईमानदारी से लागू करके ही दुनिया का भरोसा जीता जा सकता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।